नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आपको दिखाएंगे 100 खबरें फटाफट अंदाज में, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर डीडी न्यूज के सुप्रभातम कार्यक्रम के सुभाषित की प्रस्तुति को साझा किया है। ये सुभाषित सीख दे रहा है कि क्रोध प्राण लेने वाले शत्रु हैं, वो मित्र के मुख वाला, मित्र जैसा दिखने वाला, पर वास्तव में दुश्मन है। क्रोध अत्यंत तीक्ष्ण तलवार के समान है, वो हर चीज का नाश कर देता है। क्रोध प्राणहर शत्रु, क्रोधो मित्र मुखो रिपु, क्रोधो ह्यसिर्महातीक्ष्ण, सर्वं क्रोधोपकर्षति। क्रोध प्राण घातक शत्रु है तथा मित्र के रूप में व्यवहार करने वाले शत्रु के समान है। तीक्ष्ण तलवार के समान यह क्रोध सब प्रकार से अवनति का कारण बनता है। Anger is like a deadly enemy. Anger is like a foe in the garb of a friend. Anger is like a sword which leads to the downfall of its bearer. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रभात कार्यक्रम, जो कि डीडी न्यूज पर रोजाना प्रस्तुत किया जाता है, उसके सुभाषित की प्रशंसा की है। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं एक्सप्रेस 100 की खबरों का। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह का आज अंतिम दिन है। आज दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा नियमित कामकाज का संकल्प सूचीबद्ध है। राज्यसभा में आज निजी सदस्यों के कार्यों के सूचीबद्ध संकल्पों पर चर्चा होगी। सपा सांसद रामजी लाल सुमन निजी क्षेत्र में SC/ST आरक्षण का प्रस्ताव रखेंगे, जबकि जॉन ब्रिटास केरल में AIMS स्थापना की मांग उठाएंगे। सांसद सुधा मूर्ति बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा से जुड़े प्रस्ताव को सदन में सामने रखेंगी और पेश करेंगी। राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी निजी सदस्यों के कई संकल्पों पर विचार किया जा सकता है। लोकसभा में विनियोग संख्या 4 विधेयक 2025 पेश किया जाएगा और उस पर चर्चा के बाद वित्त मंत्री इसे पारित कराने का प्रस्ताव रखेंगी। हवाई किराए को रेगुलेट करने, EWS आयोग बनाने और ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के पुनर्वास जैसे प्रस्ताव भी आ सकते हैं। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सौरभ और गौरव लुथरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि जान को खतरे के उनके दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया गया और न ही मेडिकल आधार पर कोई नया रिकॉर्ड पेश किया गया। कोर्ट ने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता ने 6 दिसंबर को देश छोड़ने का दावा किया, जबकि रिकॉर्ड के अनुसार टिकट 7 दिसंबर की रात 1:17 पर बुक हुआ और वो सुबह 5:20 की फ्लाइट से थाईलैंड रवाना हुए। कोर्ट ने माना कि घटना बेहद गंभीर है, जिसमें 25 लोगों की मौत हुई और आरोप भी संगीन है। भारत से फरार हुए नाइट क्लब मालिक सौरभ और गौरव लुथरा को थाईलैंड के फुकेट में हिरासत में लिया गया है और उन्हें जल्द ही भारत लाया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने यूपी समेत 6 राज्यों में बढ़ाई SIR की समय सीमा, जिसमें यूपी, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार शामिल हैं। तमिलनाडु और गुजरात में एनुमरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि अब 14 दिसंबर और ड्राफ्ट रोल जारी करने की तिथि 19 दिसंबर तय की गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार में एनुमरेशन फॉर्म की समय सीमा 18 दिसंबर कर दी गई है, जबकि ड्राफ्ट रोल 23 दिसंबर को जारी होगा। उत्तर प्रदेश के लिए फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर और ड्राफ्ट रोल जारी करने की तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। SIR को लेकर विवाद बना हुआ है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उन्हें SIR फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव में आवासीय परिसरों में भी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फैसले का विरोध करते हुए CEO मनोज कुमार अग्रवाल को पत्र लिखा है। सीएम के निर्देश पर मेयर फिरहाद हकीम ने कोलकाता के आवासीय संघों के साथ बैठक कर आपत्ति दर्ज कराई। चुनाव आयोग ने CEO से पूछा है कि सामुदायिक हॉल वाले आवासों की सूची समय पर क्यों नहीं भेजी गई और इस देरी पर असंतोष भी व्यक्त किया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि 500 मतदाताओं वाले आवासों का जिलावार विवरण 31 दिसंबर तक भेजा जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पूरे राज्य में कितने बहुमंजिला आवास हैं, इसकी रिपोर्ट सभी DO से मांगी गई है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इम्फाल स्थित नूपीलाल स्मारक परिसर का दौरा करेंगी और मणिपुर की वीर महिला योद्धाओं को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगी। बाद में सेनापति में वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें वो जिले के लिए विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। बातचीत में सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की निरंतर मजबूती पर संतोष व्यक्त करते हुए व्यापार, महत्वपूर्ण तकनीकों, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें मजदूरों से भरा ट्रक गहरी खाई में गिर गया। ट्रक में सवार 22 में से 17 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति को जीवित बचा लिया गया। घटना 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर हयूलियांग चागला गांव सड़क पर हुई। सुरक्षा बल लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन खराब मौसम, अस्थिर जमीन और ऊंचाई से बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण हो गया है। राज्य के अधिकारी प्रभावित परिवारों की मदद करने और मुश्किल बचाव अभियान पर नजर रखने के लिए अंजाव जिले प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। वो इस दौरान विभिन्न सरकारी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। विजयपुरम के ब्योदनावाद पब्लिक गार्डन में स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह आयोजन सावरकर की प्रसिद्ध कविता सागरा प्राण तलमला के 115 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में आयोजित होने वाले 20वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पाठ समारोह के समापन समारोह की करेंगे अध्यक्षता। सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए से जुड़े मामलों में कहा कि जब आरोपी पर बेगुनाही साबित करने का दायित्व हो तो ट्रायल तेजी से पूरा होना चाहिए। कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को निर्देश दिया है कि वो निचली अदालतों में लंबित यूएपीए मामलों का विस्तृत ब्यौरा जुटाएं और पर्याप्त स्टाफ सुनिश्चित करें। यह आदेश सीबीआई की अपील पर आया, जिसमें 2010 के ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस हादसे के आरोपियों की जमानत को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस आधार को गलत बताया कि लंबे समय तक जेल में रहने के चलते जमानत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 के दौरान ड्यूटी करते हुए जान गंवाने वाले प्राइवेट डॉक्टर्स के परिवार भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बीमा राशि पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए सरकार द्वारा औपचारिक लिखित ड्यूटी आदेश जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 के दौरान अपनी सेवाएं दे रहे प्राइवेट डॉक्टर भी इस योजना के दायरे में आते हैं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि प्राइवेट डॉक्टर सरकार की बीमा योजना के हकदार नहीं हैं। पिछले 11 वर्षों में एनडीए सरकार ने सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की महिलाएं सशक्त हुई हैं। डॉक्टर एल मुरुगन ने बताया कि इस दौरान लिंगानुपात में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश में 4.2 करोड़ लड़कियों को सुकन्या समृद्धि योजना में शामिल किया गया है। वहीं 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही हैं। लखनऊ में भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लंबे समय से लंबित उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीखें तय कर दी गई हैं, जो 13 और 14 दिसंबर को संपन्न होंगे। 13 दिसंबर को दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल होंगे, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे। 14 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल चुनाव प्रक्रिया पूरी कर प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन कराएंगे। राजधानी दिल्ली में शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बड़ा प्रशासनिक पुनर्गठन किया है। दिल्ली अब 11 जिलों से बढ़ाकर 13 जिलों में विभाजित हो गई है, जिसमें ओल्ड दिल्ली, सेंट्रल नॉर्थ और आउटर दिल्ली नए जिले शामिल हैं। शादरा जिले को हटाया गया है और अब कुल 13 जिले साउथ ईस्ट, ओल्ड दिल्ली, नॉर्थ न्यू दिल्ली, सेंट्रल, सेंट्रल नॉर्थ, साउथ वेस्ट, आउटर नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ और वेस्ट होंगे। सब डिवीजन 33 से बढ़ाकर 39 और सब रजिस्ट्रार कार्यालय 22 से बढ़ाकर 39 किए जाएंगे।
संसद में टीएमसी सांसदों द्वारा ई सिगरेट पिए जाने का मामला अब गरमाने लगा है। इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर ई सिगरेट प्रतिबंधित है, फिर लोकतंत्र के मंदिर में टीएमसी सांसद द्वारा सिगरेट पिए जाने का मामला हास्यास्पद है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने ब्रासीलिया में ब्राजील के प्रेसिडेंट के चीफ एडवाइजर सेल्सो अमोरिम और डिफेंस मिनिस्टर जोस मूसियो मोंटेiro से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत ब्राजील के तेजी से मजबूत हो रहे रक्षा संबंधों की व्यापक समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने रणनीतिक सहयोग को और गहरा करने, संयुक्त संचालन ढांचे को मजबूत बनाने, प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाने, समुद्री सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और समुद्री डोमेन जागरूकता में बेहतर समन्वय स्थापित करने पर बल दिया। पूरा उत्तर भारत कोहरे और ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। एक तरफ जहां पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई जा रही है, तो दूसरी ओर मैदानी इलाकों में ठंड के साथ घने कोहरे ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में अगले 24 से 48 घंटों के बीच बारिश के साथ बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। तापमान के हिसाब से मौसम विभाग का पूर्वानुमान देखा जाए तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत राजस्थान में अगले 2 दिनों तक पारा चढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने 13 दिसंबर को अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह में भारी बारिश की संभावना जताई है। हालांकि केरल में अब बारिश को लेकर कोई संभावना नहीं है। कर्नाटक में मौसम साफ रहेगा, लेकिन तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों में बारिश की गतिविधियों का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों का सकारात्मक असर दिख रहा है। 2016 में AQI 200 से कम वाले 110 दिन थे और जो 2025 में बढ़कर 200 दिन तक पहुंच गए हैं। सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए CAQM के तहत सख्त कदम उठाए हैं और ग्रैप के विभिन्न चरणों में आवश्यक प्रतिबंध लागू किए हैं। औद्योगिक उत्सर्जन घटाने के लिए 3551 में से 1297 उद्योगों में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए पंजाब, हरियाणा और यूपी को 4090.84 करोड़ रुपए जारी किए गए और 3.45 लाख फसल अवशेष मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। इन उपायों से पराली जलाने में 90% तक कमी आई है। भारतीय नौसेना 16 दिसंबर को कोच्चि में पहली स्वदेशी डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट ड्राफ्ट DSC-820 को कमीशन करेगी। इसे साउदर्न नेवल कमांड के अधीन आधिकारिक रूप से सेवा में शामिल किया जाएगा। 390 टन वजनी कैटामरान जहाज तटीय जल में डाइविंग, जलमग्न निरीक्षण, सॉल्वेज और विशेष संचालन में सक्षम है। ये खास तौर पर तटीय इलाकों में पानी के नीचे के कामों के लिए डिजाइन किया गया है। DSC-820 में अत्याधुनिक डाइविंग सिस्टम लगे हुए हैं जो सुरक्षा और दक्षता के उच्च मानकों पर खरे उतरते हैं। ये कमीशनिंग भारत की आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया की बड़ी सफलता मानी जा रही है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सरकार के जन औषधि केंद्र बंद करने के आदेश को रद्द कर दिया है। भाजपा नेता अरविंद बेलाड ने कहा कि जन औषधि केंद्रों का सबसे ज्यादा फायदा गरीबों को होता है। इसे बंद करने का निर्देश देना कांग्रेस की गरीब विरोधी नीति को दर्शाता है। फिक्की द्वारा आयोजित इटली इंडिया बिजनेस फोरम में इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री एंटोनियो ताजानी और भारत के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संयुक्त रूप से आर्थिक सहयोग को गति देने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने संबोधन में द्विपक्षीय संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि समझौता एक निष्पक्ष, न्याय संगत और संतुलित ढांचा होगा जिससे दोनों पक्षों को लाभ मिलेगा। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है।
ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG और Z47 की नई रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि भारत 2047 तक औद्योगिक महाशक्ति बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की GDP में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 17% से बढ़कर 25% तक पहुंचने का लक्ष्य है। रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, ऑटोमेटिक एवं इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा और फार्मा को 5 प्रमुख स्तंभ बताया गया है। रिपोर्ट में भारत की सेमीकंडक्टर मांग 2030 तक 117 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। अब देश में बिकने वाले 99% मोबाइल फोन भारत में ही बनते हैं, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI योजना की सफलता को दर्शाता है। इस रिपोर्ट में नोएडा, चेन्नई, होसूर और धोलेरा जैसे उभरते मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स और नॉन फॉसिल ऊर्जा क्षमता में समय से पहले हासिल हुई प्रगति को भी रेखांकित किया गया है। नीति आयोग ने गुरुवार को एक रिपोर्ट जारी कर भारत के कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार वर्ष 2030 तक 100 से 120 खरब रुपए से अधिक होने की संभावना जताई है। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि इस रिपोर्ट में प्रस्तुत सिफारिशें केवल क्रमिक सुधार नहीं है, बल्कि भारत के कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने की रणनीति का हिस्सा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने प्रमुख सांख्यिकी प्रकाशन भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी हैंडबुक 2024-25 का 10वां संस्करण जारी किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि 197वीं बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें क्षेत्र का विस्तार करने, इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्नत करने और सेवा वितरण में सुधार के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वाराणसी के नमो घाट पर देश के पहले पूरी तरह से स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल यात्री पोत के वाणिज्यिक संचालन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये भारत के अपने हरित समुद्री प्रयासों में एक बड़ा कदम है। ये जहाज शून्य उत्सर्जन वाला स्वदेशी 24 मीटर लंबा स्वच्छ ईंधन वाला पोत है, जिसमें 50 सीटों की क्षमता है। भारतीय रेल ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं वर्तमान में सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से बिजली आवश्यकताओं की पूर्ति जारी है। सरकार का न्यायिक प्रणाली के डिजिटलीकरण पर जोर है। इसी के तहत पिछले 4 वर्षों में 7,210 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ ई-कोर्ट परियोजना फेज 3 को लागू किया जा रहा है। NIFTM ने प्रमुख सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया है। PMKSY ने किसानों और उद्योगों के सहयोग के लिए कोल्ड चेन और कृषि प्रसंस्करण अवसंरचना को बढ़ावा दिया है। MSME मंत्रालय PM विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण अनुमोदन में सुधार के लिए वित्तीय सेवा विभाग के साथ निकट समन्वय में काम कर रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय संचालन ने ऋण मंजूरी और संवितरण में सुधार के लिए कई प्रस्तावों को नीतिगत उपायों को मंजूरी दी है। पर्यटन मंत्रालय अपनी सेवा प्रदाता क्षमता निर्माण योजना के तहत हुनर से रोजगार तक उद्यमिता कार्यक्रम, कौशल परीक्षण और प्रमाणन पर्यटन जागरूकता कार्यक्रम संचालित कर रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार मौसम विज्ञान और महासागरीय सेवाओं से संबंधित रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए पुणे, नोएडा में हाईटेक सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं। बांग्लादेश में आम चुनाव 12 फरवरी को होंगे, जिसके बाद मतगणना के नतीजे बांग्लादेश के लोकतांत्रिक भविष्य और सामाजिक स्थिरता की दिशा को निर्धारित करेंगे। तय तारीखों के मुताबिक 29 दिसंबर तक नामांकन किए जा सकते हैं। इसके बाद 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापसी 20 जनवरी तक होगी। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की लीडरशिप वाली अवामी लीग ने बांग्लादेश के 12 फरवरी के आम चुनाव शेड्यूल को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बयान में कहा गया है कि मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली केयरटेकर अथॉरिटी पूरी तरह से एक तरफा है और इसके नियंत्रण में कोई भी चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और BNP प्रमुख खालिदा जिया की हालत गुरुवार रात अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें जीवन रक्षक वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा है। खालिदा जिया को सांस लेने में कठिनाई बढ़ गई थी। उनका ऑक्सीजन स्तर गिर रहा था और शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधानोम ने कहा है कि वो अब भी उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका अगले महीने होने वाले अपने WHO से बाहर निकलने के फैसले पर पुनर्विचार करेगा।
टेड्रोस ने कहा है कि अमेरिका का बाहर जाना दुनिया के लिए नुकसानदायक होगा। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए देशों का एक मंच पर होना जरूरी है। अमेरिका ने गुरुवार को वेनेजुएला पर नए बैन लगाए। इसमें प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो की पत्नी के रिश्तेदारों के साथ साथ उनसे जुड़े 6 क्रूड ऑयल टैंकर और शिपिंग कंपनियों पर रोक लगाई गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन ने रूस के साथ अपनी लड़ाई खत्म करने के लिए यूएस को एक बदला हुआ 20 सूत्रीय पीस प्लान फ्रेमवर्क दिया है। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूस के साथ इलाका छोड़ने का मुद्दा बातचीत में एक बड़ा अड़चन बना हुआ है। बुल्गारिया की सरकार ने लगभग 1 साल के शासन के बाद इस्तीफा दे दिया है। आर्थिक नीतियों और भ्रष्टाचार पर प्रभावी कार्रवाई न करने को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री रोसिन ने अपने इस्तीफे की घोषणा उस समय की जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होने वाला था। म्यांमार के पश्चिमी राज्य राखाइन में सेना ने एक अस्पताल पर हवाई हमला कर दिया, जिसमें करीब 30 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमले से अस्पताल पूरी तरह तबाह हो गया और बचे हुए मरीजों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। यह हमला म्राउक्यू टाउनशिप में हुआ, जो अराकान आर्मी के नियंत्रण वाले क्षेत्र में आता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के हार्वर्ड में गैस धमाके में 6 लोग घायल हो गए और कई प्रॉपर्टी पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई। कहा जा रहा है कि धमाका खराब अंडरग्राउंड गैस लाइन से हुआ। फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर फंसे हुए लोगों को मलबे से बाहर निकाला। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख फैज हमीद को 14 साल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। दक्षिणी यमन के तेल समृद्ध इलाकों पर यूएई समर्थित एसटीसी के कब्जे ने न सिर्फ सत्ता संघर्ष को तेज कर दिया है, बल्कि देश के एक बार फिर 2 हिस्सों में बंट जाने का खतरा भी बढ़ गया है। जापान ने गुरुवार को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संयुक्त हवाई अभ्यास किया। नेपाल की अंतरिम सरकार मौजूदा संविधान में संशोधन की तैयारी में है। संशोधन को लेकर जेनजी प्रतिनिधियों और सरकार के बीच 10 सूत्रीय समझौता हुआ है। समझौते के अनुसार एक उच्च स्तरीय संविधान संशोधन सिफारिश आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें संबंधित हितधारक, स्वतंत्र विशेषज्ञ और जेनजी प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे टी20 मैच को दक्षिण अफ्रीका ने 51 रन से जीत लिया है। मैच में भारत को जीत के लिए 214 रन की जरूरत थी, लेकिन टीम 19 ओवर 1 गेंद में 162 रन पर ढेर हो गई। दक्षिण अफ्रीका की ओर से सबसे ज्यादा 4 विकेट बाटमैन ने लिए। दक्षिण अफ्रीका ने क्विंटन डिकॉक के 90 रन और जिनावान फरेरा ने 30 रन की बदौलत 20 ओवर में 4 विकेट पर 213 रन बनाए। भारत की ओर से वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। दक्षिण अफ्रीका की इस जीत के बाद 5 मैच की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर आ गई है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। कल खेले गए विश्व कप मुकाबले में अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर कांस्य पदक जीता। भारत ने आखिरी 11 मिनट में 4 गोल कर मुकाबला पलट दिया। इस जीत के साथ भारत ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में मेडल जीतने का सूखा समाप्त कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुष जूनियर हॉकी टीम को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि शानदार उपलब्धि देश भर के अनगिनत युवाओं को प्रेरित करती है। महिला हॉकी विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम के पास आखिरी मौका विश्व कप क्वालिफायर के रूप में सामने होगा, जिसकी मेजबानी हैदराबाद करेगा। महिला विश्व कप क्वालिफायर मुकाबला 2026 में 8 से 14 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। फरवरी में भारत और श्रीलंका की इस मेजबानी में होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। विश्व कप का आयोजन 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक किया जाएगा। टिकटों की शुरुआती कीमत मात्र 100 रुपए है। 20 लाख से ज्यादा टिकट बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी बेम्बेम देवी और आशालता देवी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने महिला एशियाई कप की सर्वकालिक ड्रीम 11 फुटबॉल टीम के लिए नामांकित किया है। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए